सब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी। सो बेसिकली हम देखें कि मनी है क्या। मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मीन्स हम बात करें जैसे एक 100 रुपये के नोट की, तो हम बात कहते हैं कि 100 रुपये से आप क्या कुछ खरीद सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। की एक वस्तु के लिए आप उस नोट को दे सकते हैं तो आपको उसके बदले में वस्तु मिलेगी, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, और जो कि लीगली एक्सेप्टेड है मार्केट के अंदर। और दूसरा हम क्या कहें कि इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑल्सो। दूसरा कि इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स कि जो 100 रुपये है उसकी अपनी एक वैल्यू है, 500 की अपनी एक अलग वैल्यू। मीन्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, इन टर्म्स ऑफ मच ग्रेटर वैल्यू ऑफ दैट करेंसी नोट, जितना 100 का है तो 50 से उसकी ज़्यादा वैल्यू है, तो वो कुछ ना कुछ क्या है, अहमियत रखता है कि जिसके बदले में हमें कुछ मिल जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन हम ये क्लियर होती है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ही जिसके बदले में हम कुछ खरीद सकते हैं, और उसकी अपने आप में एक अहमियत है। जो वो नंबर उस पर लिखा है ना, अगर हम बात करें 1000 का नोट, 2000 का नोट, 500 का नोट, तो उनकी अपनी एक क्या है। अब वो तो नोट अगर हम बात करें वो तो अलग आ गया कि इंस्क्राइब्ड वैल्यू जो है, इन द टेंस कि चाहे कोई भी पैसा है, चाहे कॉइन है, चाहे प्लास्टिक मनी है, चाहे करेंसी की मनी है, नोट है, जो भी है, तो मनी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो एक मीडियम है एक्सचेंज का, और एक अहमियत रखता है। जितना उसमें एक वैल्यू लिखी है उसकी एक अहमियत है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, नंबर 1, लिक्विड एसेट। दो तरह की एसेट होती है, एक होती है फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या, कि जैसे हम बॉन्ड्स की बात करें या हम बात करें कि एक कार की बात करें, जैसे बॉन्ड्स हैं तो उसको आप आसानी से जल्दी गुड्स के अंदर या सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको कार चाहिए तो आपको पहले बॉन्ड को मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर मनी को यूज़ करना पड़ेगा कार खरीदने के लिए। तो ये तो क्या है, फाइनेंशियल एसेट जो बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिक्विडिटी यानी इन हैंड कैश में क्या है, कन्वर्ट होगी। एक तो है फाइनेंशियल एसेट। और अगर हम बात करें लिक्विड एसेट की, इट मीन्स कि जो मनी है आपके हाथ में, जो पैसा है, फाइनेंशियल एसेट हाथ में नहीं है, लिक्विड एसेट जो आपका पैसा हाथ में आपके बैंक अकाउंट में है, तो जिसको बहुत इजीली आप गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। तो उसकी ना कोई वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है और ना ही टाइम लग रहा है, कि आपको टाइम नहीं लग रहा कि आप कन्वर्ट करोगे उसको इन हैंड आने के लिए, आपके हाथ में ही है वो, ठीक है। तो और वो बहुत आसानी से जल्दी बिना किसी खर्च के गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, या फर्नीचर लेना है या कुछ भी लेना है, वो आसानी से आप उससे ट्रांजैक्शन फटाफट से इमीडिएटली कर सकते हो, कंपैरेटिव टू एनी फाइनेंशियल एसेट जिसको वक्त लगेगा कैश में कन्वर्ट होते हुए, ताकि किसी और चीज़ को आप उस कैश से ले सको। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि एक हाउस है, अब उसको बेचोगे बहुत लंबा टाइम लगेगा, और बॉन्ड है वो क्या है, आपका कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स में बिक जाएगा और फिर मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाउस में तो बहुत साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, तो वो लेस लिक्विड है कंपैरेटिव टू दैट फाइनेंशियल एसेट, यानी कि एक कॉरपोरेट बॉन्ड के। तो इन हैंड मनी है वो मोस्ट लिक्विड, हाईली लिक्विड है। मनी के और फीचर क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, पीपल मस्ट एक्सेप्ट मनी। लोग क्या है आपका
बिना हेजिटेशन के मनी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीन ऑफ पेमेंट ऑफ, चाहे वो आपको लोन चुकाना हो या कोई और ट्रांजैक्शन करना हो, ईजिली एक्सेप्टेबल है पेमेंट के कंटेक्स्ट के अंदर। वॉलेंट्रली एक्सेप्टेबिलिटी, इसमें कोई प्रेशर नहीं डालना पड़ता लोगों पे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वो बाकायदा पूरे एक कंट्री के अंदर या जो भी नेशन वाइड अलग अलग जो भी विद रिस्पेक्ट टू कहाँ की करेंसी है, तो हर एक कंट्री के अंदर जो करेंसी है वो प्रेशर नहीं डालना पड़ता, वो सब लोग एक्सेप्ट करते ही करते हैं। तो इस स्वेच्छा से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए यूज़ किया जाता है मनी। मीन्स एंड नॉट एन एंड, मनी जो है वो क्या है, अपने आप आपकी सेटिस्फाई नहीं करती इच्छाओं को, बट मनी से आप उन डिमांड्स को पूरा करके अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सकते हो। अब हम बात करें कि मनी की फॉर्म्स क्या है, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। तो बल्कि हम देखेंगे इकॉनमी जो है वो भी तो काफ़ी क्या है ना, एक बहुत सिंपल थी। जब हम बात करें एक बार्टर सिस्टम था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मल्टीप्लाई होती गई, बढ़ती गई, तो आपका क्या था, इकॉनमी भी एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाती गई। उसी तरह से इंसान ने क्या है, मनी को भी एक डिफरेंट तरीके से क्या है लाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब बात आती है फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है। तो मनी भी पहले जब हम चमड़े की चला करती थी जैसे, उसके बाद हम आज एक जो हम जीपे से करते हैं, आपका ई मनी की हम बात करें, तो वो लंबा टाइम पीरियड लगा है उसका विकास होने में मनी का। कमोडिटी वैल्यू की हम बात करें, मीन्स कि उस इंट्रिंसिक वैल्यू, इट मीन्स अगर वो मनी के तौर पर भी यूज़ नहीं की जा रही तो उस कमोडिटी की वैल्यू क्या है, दैट वुड बी नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू या कमोडिटी वैल्यू। जैसे हम बात करें कि अगर पहले जब आपका सॉल्ट, कैटल्स, टबैको वगैरह यूज़ किए जाते थे आपके ख़रीद फरोख्त के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, जैसे सिगरेट्स थी वो मनी के तौर पर यूज़ की जाती थी। आपके जो स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, तो वो भी क्या है आपका मनी के फॉर्म में यूज़ किए जाते थे आपके। तो उनकी तो कमोडिटी यानी उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, दैट इज़ नोन एज कमोडिटी मनी, चाहे वो मनी के तौर पर यूज़ की ना जाए एक्सचेंज के, बट उनकी खुद की वैल्यू। मेटलिक मनी का क्या है कि यूज्ड एज, ये भी काफ़ी टाइम तक यूज़ हुई है, इंडिफरेंट टू द वेट ऑफ द पीसीज ऑफ द मेटल्स। हमने ऊपर बात की ना कि हम कितना नमक दिया जा रहा है, कितने पत्थर दिए जा रहे हैं, उनके भार पे डिपेंड करता था। लेकिन मेटलिक मनी के अंदर क्या है, इसमें कहते पहले जो था वो पीपल वर इंडिफरेंट टू द वेट ऑफ द पीसेज ऑफ दिस मेटल, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस चीज़ का कि कितना वेट है और जो डिफरेंट मेटल के पीसेस का था। लेकिन डिफरेंट पीसेस ऑफ मेटल्स वर वेटेड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। सॉरी, पहले जो था वो दे वर इंडिफरेंट, मीन्स वो मैटर करता था हाउ मच द वैल्यू, द कमोडिटी वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलरली एक्सचेंज मीडियम इज़। कहते अब लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कहते मेटल पीसेस को स्टैम्प किया गया कि उसके ऊपर क्या था, हमने कहा कि इतने, हमने कोई छपी हुई चीज़ नहीं है, हमने इतने पत्थर दे दिए, हमने इतने मेटल दे दिए। कहते लेकिन बाद में क्या किया गया, उनको स्टैम्पिंग लगाई गई उनके ऊपर कि भाई ये 50 पैसे का है, और कॉइन्स को फिर गोल्ड से, सिल्वर और ब्रॉन्ज से बनाया गया था। और लेकिन जो था कहते पुराने टाइम में इंट्रिंसिक वैल्यू जो मेटल की थी वो इक्वल थी विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉइन। इट मीन्स कि चाहे सोना है, चाहे चांदी है, चाहे तांबा है, चाहे लोहा है, उस वक्त था कि आपकी
मैटर नहीं कर रहा सोने की वैल्यू क्या है, मैटर कर रहा है सोने के सिक्के पर लिखा कितना हुआ है। तो वो दोनों इक्वेट कर जाते थे। वहाँ नहीं था कि आज के टाइम अगर आप सोने का सिक्के की वैल्यू, सोने का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त क्या था कि नहीं, कोई मोल नहीं है उस स्पेसिफिक मैटर का, बस इसके ऊपर लिखा है अगर 1 रुपी तो वो 1 रुपी है। लेकिन आज के टाइम पर प्रेजेंटली इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉइन इज टोटली इग्नोर एंड ओनली फेयर। लेकिन अब हम बात करें कि इंट्रिंसिक वैल्यू को हम इसलिए फिर जब कॉइन गोल्ड को एज अ ज्वेलरी के तौर पर देखा गया, तो बाद में क्या है आपका ये जो है लाया गया धीरे धीरे आपके जो सिल्वर लाए गए या स्टील जो भी निकल लाए गए। तो कहते हैं अब एट प्रेजेंट जो किया जाए, अब सिर्फ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन जो है वो मैटर आपकी करती है। अच्छा, यानी एक टाइम पर तो क्या था कि ये देखते थे कि ऊपर इंस्क्राइब तो बाद में किया, एक टाइम पर देखते कि हाँ ये 1 अशर्फी दे दी तो उससे इतनी चीज़ आएगी, 2 अशर्फी दे दी उससे इतनी चीज़ आएगी। पहले फेस वैल्यू नहीं थी तो उसको ही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की उसकी फेस वैल्यू मानते थे। उसके बाद क्या किया गया था, उनके ऊपर इंस्क्राइब्ड किया गया था। आज के टाइम पर क्या हुआ, मैटर इग्नोर हो गया। अब आज मैटर करता है सिर्फ फेस वैल्यू क्या है। ओके, तो अब हम बात करें पेपर मनी की। कन्वीनियंट है, रिस्की एज वेल एज रिस्की, इनकन्वीनियंट एज वेल एज रिस्की टू ट्रांसफ़र मेटालिक मनी। जो सिक्के वगैरह हैं बहुत रिस्की हो जाते हैं और बहुत ही हैवी हो जाते हैं। तो ट्रेडर्स ने, जो व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया कि भाई उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम लोन की बात कर रहे हैं तो वो डिपॉजिट्स रखना, उनसे उनके बदले में सर्टिफिकेट्स लेना, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अलग हो जाता था। तो इसलिए क्या किया गया कि बेटर है कि हम पेपर मनी लेकर आए। तो पेपर जब उस वक्त आया था, क्योंकि इंडिया चाइना में 807 में पेपर एडी के अंदर आया, उससे पहले तक क्या मेटल्स वगैरह चला करते थे, बहुत पुरानी टाइप से बात हो रही है। तो पेपर को गवर्नमेंट ने बाद में पेपर को एक आइडेंटिटी दे दी, सेंट्रल बैंक ने, कि यस अब पेपर मनी क्या होगी, कन्वर्टेबल। हाँ, कहते हैं अब हर एक देश के अंदर क्या है पेपर मनी को क्या है कंसीडर किया जाता है। जैसे हम बात करें कि लीगल टेंडर क्या है और फिएट मनी क्या है। तो लीगल टेंडर है लॉ मस्ट बी एक्सेप्टेड व्हेन ऑफर्ड इधर फॉर द परचेज, कि लॉ एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए यूज़ की जा रहा है वो करेंसी, चाहे वो डेट को पे करने के लिए किया जा रहा है। तो लीगल टेंडर क्या हो जाता है, यानी कि सरकार ने उसको क्या है लीगलाइज कर, जैसे हमने बात की थी ना जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो क्या था कि नेक्स्ट अगले 12 बजे के बाद 8 नवंबर या जो भी जिस डेट को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे जो पहले के नोट्स थे। इट मीन्स गवर्नमेंट जो है उनको, मार्केट को बोल रही है कि आप अब इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ खाली पेपर हो चुका है, तो बेटर था कि एक्सचेंज करा लें। तो लीगल टेंडर legal tender may be limited or unlimited. In case of limited legal tender, a currency is accepted up to a certain limit, like the currencies of small denominations in India, whereas in case of unlimited tender there is no such limits of acceptance and settlements of debts. It's not required that much. तो बेसिकली यही है कि जिसे एक्सेप्ट किया जाता है मार्केट के अंदर डेट्स पे करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। टेंडर में भी लीगल टेंडर लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि डिनोमिनेशन क्या है, कि बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है। कि बड़े वैल्यू जो होंगे अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स होंगे, वो क्या होंगे डेट सेटलमेंट के लिए, और विदाउट एनी लिमिट क्या होंगे एक्सचेंज के लिए यूज़ होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी is money that cannot be redeemed for anything other than a replica of itself. Fiat rupee can be exchanged only for another rupee. Fiat money is valuable not because of its intrinsic market value or redemption value. It is
valuable because it must be accepted in payment for the purchase of goods and services and for the discharge of debt. सेम वही बात है कि फिएट मनी क्या है, जो रिडीम नहीं की जा सकती किसी और चीज़ के बदले में, बस वो अपने आप की ही, बस उसकी वैल्यू उसके जैसी से ही संबंधित है, रेप्लिका ऑफ इटसेल्फ। तो एक फिएट रुपी एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर अनदर फिएट रुपी से। तो फिएट मनी वो मनी है जो स्टेट यानी सरकार इशू करती है, बट इज़ नॉट कन्वर्टेबल बाय लॉ इनटू एनीथिंग अनदर देन इटसेल्फ। तो वो सरकार इशू करती है और वो कन्वर्ट नहीं हो सकती लीगली किसी और चीज़ के अंदर। तो वो रूपी है, वो रूपी ही रहेगा, वो रूपी के बदले में तो एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा है ना इशू की गई। फ्रिक्शनली बैक्ड पेपर मनी, ये क्या किया जाता है कि जब आपके गोल्ड के जो रिजर्व्स थे वो कम थे, लेस देन द क्लेम, जितना पेपर मनी चाहिए थी, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनली बैक्ड पेपर मनी। आज के टाइम पर पेपर मनीज, ऑल द पेपर मनीज फ्रैक्शनली बैक्ड। इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ जो सर्कुलेशन के अंदर करेंसी नोट्स हैं वो ज़्यादा हैं बजाय कि जितनी भी सेंट्रल बैंक ने एसेट होल्ड करी हुई, यानी कि जब हमारा करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो उसके ऊपर एक क्या देता है, प्रॉमिस देता है कि मैं जो बियरर है उसको प्रॉमिस करता हूँ कि ये सम ऑफ रुपी है और ये क्या एक्सचेंज होगा। ठीक है, अच्छा, और ये सारा बैक। हाँ जी, अब हम बात करते हैं मनी के कंसेप्ट की। दो तरह की मनी है, रियल एसेट है और एक फाइनेंशियल एसेट है। रियल एसेट में क्या होगा, फिजिकल एसेट्स आ जाएंगे इसके अंदर, आपकी हाउसेस हो गए, लैंड हो गया, मशीन, मेटल हो गए। फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या आ जाएगी, जिनका रेफर्स टू अ क्लेम ऑन फिजिकल वेल्थ, यानी कि जो भी आपका कॉइन्स आ गए, करेंसी नोट्स, डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स आ गए। अगर हम इन दोनों में जितने भी हमने एग्जांपल्स बताए हैं, कहते हैं इनके अंदर अगर नोट है, कॉइन है और डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो पैसा आपके बैंक में पड़ा है, ये हम इसको क्या बोलेंगे, हम मनी कहेंगे, क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी हम गुड एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं कैश के तौर पर। तो ये लिक्विड ज़्यादा हैं। दूसरी साइड अगर हम बात करें कि जो हमारे डिपॉजिट्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, डिबेंचर्स हैं, यानी कि जो कन्वर्ट बहुत लेट होंगे, ये क्या होंगे, या पॉलिसी हैं, वो नियर मनी है। नियर मनी क्यों, हम नियर मनी क्यों है, क्योंकि पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैश के अंदर। ओके, तो अब हम बात करें कि टाइम डिपॉजिट्स क्या है। टाइम डिपॉजिट्स क्या है, विच आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स फॉर फिक्स पीरियड के अंदर रखा जाता है बैंक के अंदर। हालांकि वो एक्सपायरी ऑफ पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड से पहले ही क्या विड्रॉ कर सकते हैं, इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है तो प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं, तो क्या है, चांसेस होते हैं कि जितनी वैल्यू आपको एंड में मिलती उसका आपको काफ़ी हद तक लॉस हो जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट इन विच अ डेटर इज ऑर्डर टू पे विद इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ लोन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है कि जब हम BR वगैरह पढ़ते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जब हम उधारी की बात करते हैं, जब एक डेटर को ऑर्डर किया जाता है कि वो जो भी जितना उसने उधारी में सामान लिया है, ब्याज के साथ वो क्या करे, या जो लोन वगैरह लिया है उसको ब्याज समेत स्पेसिफिक पीरियड की एक्सपायरी तक, सपोज़ 90 डेज़ का अगर टेन्योर था, तो उसमें क्या है, वो उस बिल को पे कर दे विद इंटरेस्ट। अच्छा, और अगर मान लो क्रेडिटर्स को जो है वो जल्दी पैसा चाहिए, तो वो डिस्काउंट करा लेते हैं कमर्शियल बैंक से, जिसको हम फैक्टोरिंग बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जिसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट लोन लेती है पब्लिक से शॉर्ट पीरियड के लिए। गिल्डेड सिक्योरिटी बोलते हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। तो ये बहुत जल्दी मनी में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से लोन लेती है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो सिक्योरिटीज़ को सेल करती है। वो सेल करती है तो पैसा सरकार के पास आता है बहुत जल्दी से जल्दी। जब उसको मनी सप्लाई को क्या करना होता है, लोगों की इकॉनमी में ना ला के अपने पास सप्लाई लेनी होती है ताकि लोग ज़्यादा खर्च ना करें। अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स क्या हैं, ऑन हुज स्ट्रेंथ द गवर्नमेंट एंड द फर्म्स गेट लोन फ्रॉम लॉन्ग पीरियड। यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ देते हैं और फर्म्स लोन लेती हैं लंबे टाइम पीरियड तक के लिए। बॉन्ड्स जो हैं वो फर्म्स द्वारा, इंडस्ट्रीज़ द्वारा इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। और मनी मार्केट में बेचा और कैश कराया जाता है। शेयर्स हम बात कर ही चुके हैं, इसमें क्या होता है, जो भी फंड्स कलेक्ट करने के लिए पब्लिक से शेयर्स इशू किए जाते हैं कंपनीज़ द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनीज की जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ के सिक्योरिटी के तौर पर भी लोन क्या है ऑब्टेन किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज से। जैसे यूटीआई है वो कन्वर्ट करती है ईजिली उसको पॉलिसी को आपका यूनिट्स। अच्छा, जैसे ये अलग चीज़ आ गई कि जैसे यूनिट्स जो हैं यूटीआई द्वारा वो इजीली मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉलिसीज़ के बेसिस के ऊपर भी क्या किया जा सकता है, मनी को क्या है एज ए फॉर्म ऑफ लोन, कन्वर्टेबल मनी इन पॉलिसी की सिक्योरिटी के तौर पर भी ली जा सकती है। अब डिफरेंस दे रखा है नियर मनी और मनी के बीच के अंदर। मनी इंक्लूडेड इन इट्स करंट, जब मनी के अंदर आ जाए करेंसी नोट्स, कॉइन, डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा आपके हाथ में है वो तो आ गई मनी। और मनी, ओनली मनी। नियर मनी क्या हो गई, ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, वो क्या होंगी, वो एक टाइम पीरियड के बाद कैश में कन्वर्ट होंगी। वो नियर मनी है कि ऑलमोस्ट काइंड लाइक मनी। नियर मनी लेस लिक्विड है देन मनी, ज़्यादा लिक्विड है कि हाथ में है, आपके बैंक में है। नियर मनी लिक्विड कम है कि जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। मनी हैज़ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एंड इट इज़ अ लीगल एंटिटी। जो पैसा हाथ में है या बैंक अकाउंट के अंदर है, नोट्स, कॉइन्स या डिपॉजिट्स जो आपके खाते में है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिकली पे करें, तो वो क्या है, जनरल एक्सेप्टेबल है, जल्दी भी आप ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। नियर मनी क्या है, वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी उस चीज़ की नहीं है कि वो क्या होगा, क्योंकि फटाफट से तो एक्सेप्ट नहीं हो सकते ना। आप पहले बॉन्ड्स थोड़ी दे देंगे किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, पहले कन्वर्ट किया जाएगा कैश के अंदर। तो वो जनरल एक्सेप्टेबल है एज ए लीगल एंटिटी, जिसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं मनी। नियर मनी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। नियर मनी इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। नियर मनी इनकम का सोर्स है, बट मनी डज नॉट यील्ड एनी इनकम। नियर मनी इनकम का सोर्स है, बट क्योंकि सोर्स ऑफ बॉन्ड से पैसा क्या है, डिविडेंड के, आपको चाहे इंटरेस्ट के तौर पर आया, सिक्योरिटीज़ के ऊपर ब्याज के तौर पर आया, तो जो भी है वो तो क्या हो गया, एक कमाई का साधन हो गया। बट मनी क्या है, वो तो आपके पास ऑलरेडी पड़ी है ना कैश में, वो कुछ रिटर्न तो जनरेट नहीं कर रही। मनी कैन बी यूज डायरेक्टली टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, बट मनी जो है वो क्या है, सीधा आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए यूज़ करते हो, लेकिन नियर मनी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि फिर कैश आए, कन्वर्ट होकर फिर मीडियम ऑफ फिर वो क्या है, कुछ एक्सचेंज किया जा सके उसके बदले। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी। कहते हैं नो, क्योंकि हम सीधी सी बात है, क्रेडिट कार्ड फॉर्म ऑफ मनी नहीं है। क्योंकि क्या कहते हैं मनी और क्रेडिट के बीच में डिफरेंस है। क्योंकि मनी तो क्या था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना, तो हम फटाफट पेमेंट करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी करेंसी नोट्स, कॉइन्स या हमारे खाते में डेबिटेड वो अमाउंट जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स के तौर पर पड़ी है। अगर हम बात करें क्रेडिट की, तो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है कि जब आप लेंडिंग किया जाती है सेविंग्स बोरोवर्स को। अगर हम सीधी सी बात है, मुद्दे की बात पर आते हैं, क्रेडिट कार्ड में क्या है, आप खरीद तो लेते हो लेकिन बाद में उसको एक
टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, आप उसको आपने उधार खरीद लिया, क्योंकि वो क्या है, आपको बैंक ने लेंडिंग प्रोवाइड की, क्योंकि आप बोरोवर हो, ठीक है। और जब आप उस क्रेडिट कार्ड से शर्ट खरीद रहे हो तो वो एक तरह से आप बोरोड मनी से खरीद रहे हो वो शर्ट को, है ना। तो यू आर नॉट बाइंग द शर्ट विद योर खुद की मनी से नहीं खरीद रहे, आपने बैंक से एक तरह से लोन लिया है, उसके बदले में लोन लिया है जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज़ कर रहे हो शर्ट को ख़रीदने के लिए। और एक तरह से आपकी उस शर्ट ख़रीदना, वो जो ट्रांजैक्शन कहलाएगा, उसके बदले में भी आपकी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है आपके पास, क्योंकि आपकी जो, और इससे क्या होगा आपका, तो इट मीन्स क्या है, ये क्रेडिट कार्ड जब आप एक महीने के बाद या जब भी आपको बिल पे करना पड़ेगा, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि जितना भी आपने इतने महीनों में सामान खरीदा उधार पर, उसका पेमेंट तो आपको बाद में बैंक को करना पड़ेगा। तो वो तो उससे तो अलग ही होगा ना, जो आपके पास कैश हाथ में होता और फिर आप शर्ट खरीदते, तो वट एवर यू हैड परचेज दैट इज़ बोरोड परचेज, तो वहाँ आपकी लायबिलिटी हो जाती है। तो वो क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या है, वो मनी नहीं कह सकते, क्योंकि मनी तो वो होती है जो आपके हाथ में ऑलरेडी पड़ी होती है, ठीक है। अब हम बात करें बार्टर सिस्टम और उसकी प्रॉब्लम्स की। बार्टर सिस्टम क्या है, वस्तु ही का एक्सचेंज किया जाता किसी और वस्तु को खरीदने के लिए। तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, बिना मनी के यूज़, मनी तो थी नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर मनी को यानी करेंसी, कॉइन्स, नोट्स वगैरह ना यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स खरीद के बदले में। जैसे कि अगर आपको सॉल्ट चाहिए तो आप उसके बदले में गेहूँ दे रहे हैं, तो इसमें बट उसके लिए क्या था, कुछ प्रॉब्लम्स क्या थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जिस एक पर्सन को अगर वीट चाहिए तो वो दूसरे पर्सन को, जिससे वो वीट चाह रहा है, उस पर्सन को सॉल्ट चाहिए होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा डायरेक्ट, वो तभी हो सकता है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो। अब मान लीजिए कि उसे वो चीज़ वस्तु नहीं चाहिए उस बदले में, जिसके बदले में वो क्या है, उसको अपने वाली वस्तु नहीं दे सकता। तो ज़रूरत क्या है कि अगर मैं आज उस व्यक्ति से कुछ खरीद रहा हूँ, तो जो मेरे पास चीज़ है कोइंसिडेंटली उसको भी उस चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम कहेंगे कि येस देयर इज़ अ डायरेक्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज पर द बार्टर सिस्टम। अच्छा, यही डिफ़िकल्टीज़ थी जब आपके पास क्या थी, करेंसी नहीं थी। तो नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, जैसे हम बात करें कि इसमें क्या था कि माइट कॉस्ट फॉर अ पिज़्ज़ा, like example, might cost a book, a t-shirt is might cost 4 pair of socks, 3 cans of coca-cola, fish as on मीन्स कहते हैं कि कोई एक कॉमन यूनिट वैल्यू की नहीं थी। अगर हम बात करें कि प्राइस नहीं था एक गुड्स का, वो सिर्फ एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज की जा रही थी, तो बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु के तौर में एक्सचेंज किया जा रहा है। अब आप टी शर्ट को खरीद रहे हैं सॉक्स के बदले में, 2 पेयर ऑफ सॉक्स इज इक्वल टू 1 टी शर्ट, तो कोई वो क्या नहीं हुआ, वो एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू तो नहीं हुई ना, क्योंकि उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है टी शर्ट की। अगर हम इन टर्म्स ऑफ देखें एक्सचेंज रेट आपकी मनी के टर्म्स के अंदर, तो बार्टर के अंदर कॉमन यूनिट वैल्यू की नहीं थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि छोटी चीज़ बड़ी के बदले में दी जा रही है। अब आप घोड़े के बदले में बकरियाँ दे देंगे, अलग है भाई, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आ रही थी इंडिविजुअल। अब आप कुछ गुड्स को क्या है, क्या नहीं कर सकते, जब सीधी सी बात है ना, 500 का अगर नोट है तो आपको अगर सामान चाहिए, आप क्या करते हैं, 200 दे रहे हैं तो आप 200, आपको 300 वापस मिलते हैं, दैट इज़ डिविजिबल। बट अगर हॉर्स है, वैल्यू ऑफ हॉर्स इज इक्वल टू 2 गोट्स ऑन 2 शिप्स, अगर उसको लेना ही एक पर्सन को 1 गोट है तो वो हॉर्स को हाफ नहीं कर सकता ना,
उसे 2 की 2 लेनी पड़ेंगी। स्टोर ऑफ वेल्थ और वैल्यू, अब वो कहते हैं कि डू यू स्टोर वेल्थ, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ गुड्स, बहुत नोट को स्टोर कर सकते हो, लेकिन गुड्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो कैसे स्टोर करेंगे, वो तो क्वांटम में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ अनदर डिफ़िकल्टी। अब सीधी सी बात है कि एक पर्सन को अपना घर बेचना था और उसने कहीं और जाना था, तो उससे क्या है, ही विल ओनली गेट गुड्स एंड कैटल्स। अब उस घर के बदले में उसको सिर्फ कैटल्स और गुड्स मिल सकती हैं। अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसे कहीं जाना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स, गेहूँ और कैटल्स साथ में लेता चले। तो ट्रांसफरिंग ऑफ जो वैल्यू मिल रही है उसको ले जाना था, उसमें जोग्राफिकल चीज़ें आ जाती थी, तो वो बहुत ही कम्बरसम था, तो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी। और डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा थी आपकी, ये कि इसमें क्या था, मार्केट वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़ टू बी फिक्स्ड इन, और सबसे बड़ी बात, आप कैसे फिक्स करें कि एक घोड़े के बदले में 2 गोट्स, तो वो फिक्स करना मुश्किल था काफ़ी। ओके, सो अब हम देखें मनी के फंक्शंस क्या हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटीजेंट फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस मीन्स जो सारे फंक्शंस मनी के, वो पूरी इकोनॉमीज़ जितने भी वर्ल्ड के हैं वो फंक्शन सेम रहेंगे सबके लिए। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जब बार्टर सिस्टम था तो हमने क्या कहा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। जो मुझे चाहिए चीज़ वो तुम्हारे पास हो और जो तुम्हें चाहिए चीज़ वो मेरे पास भी हो। तो ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी। तो मॉनेटरी सिस्टम जैसे ही आया, ये जो समस्या थी, आप मनी के बदले में आप क्या है, गुड्स को, सर्विसेज को खरीद सकते थे, बेच सकते थे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या था, अब ये एक्सचेंज भी क्या था, वो क्या है, सिंपल हो गया। तो टाइम भी बचा, लेबर भी बचा, और एक्सपेंशन के लिए ये अच्छा तरीका था कि भाई मनी एक्सपैंड करनी है, वरना एक्सपेंशन के लिए आपको, मतलब सबको पता है कॉमन एक्सेप्टेबल है, चाहे वो आप वेजेस के तौर पर देंगे, चाहे आप मटेरियल ख़रीदने के लिए देंगे, चाहे इक्विपमेंट्स ख़रीदने के लिए पैसा लगाएंगे, चाहे मटेरियल कुछ भी है फैक्टरीज और प्रोडक्शन के लिए, तो बेटर है कि वो एक कॉमन यूनिट होनी चाहिए एक्सचेंज की, फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन एक्सचेंज की, या एज एक्सचेंज used as exchange in terms of the price charged for getting any goods and services। तो पहला फंक्शन ये था कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर सही तरीके से यूज़ हुआ। सेकंड इज़ मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। इन्होंने क्या कहा, यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट। कि अब कोई भी जो वस्तु थी वो मेजर होने लगी किसी और वस्तु के बदले में नहीं, बल्कि मनी की यूनिट के बदले में। जैसे अगर आज एक कुरकुरे का पैकेट है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स के तौर पर, तो पता है कि ये 10 का, ये 5 का, ये 20 का है, ये 40 का है, ठीक है। तो एक यूनिट थी विच हैज़ बीन अकाउंटेड टू प्रोवाइड दैट प्राइस ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो क्या रही, मनी रही। अब बात करते हैं सेकेंडरी या सब्सिडरी फंक्शंस की। ये सप्लीमेंट है प्राइमरी फंक्शंस के। हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मींस डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं, वो पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन फ्यूचर, लाइक द रीपेमेंट ऑफ, जब लोन्स है, लोन्स को रीपे आप बाद में करेंगे, दैट वुड बी नोन एज डेफर्ड पेमेंट। तो मनी जो था, मनी ने जो ट्रांजैक्शंस थी लोन के संबंध में, उनको करना आसान कर दिया, क्योंकि इससे इजी हो गया प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सरकार के लिए लोन लेना मार्केट से। कि मनी की वजह से ही क्या किया जा रहा, मनी की वजह से क्या किया जा रहा है, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ वगैरह
जो है खरीद फरोख्त हो रही है। अगर बार्टर सिस्टम हो तो थोड़ी बॉन्ड्स आ जाते हैं। मनी थी, उनकी वैल्यू डिटरमाइन की गई इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, और जितना बॉन्ड से फिर ROI आ रहा है वो मनी के तौर पर जा रहा है। तो ये जो सिस्टम था स्टॉक एक्सचेंज का वो भी आसान हुआ, और उससे क्या हुआ, फंड्स रेज किए जा सकते हैं प्रोड्यूसर्स द्वारा इन टर्म्स ऑफ लोन्स या इन टर्म्स ऑफ इशूइंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। और ये एक लंबे टाइम पीरियड के बाद क्या होंगे, आपके जो ओनर्स हैं उन सिक्योरिटीज़ के, उनको क्या है, रिटर्न्स देंगे, और जो इनको रेज करके वो क्या है, लोन्स ले पाएंगे। तो डेफर्ड पेमेंट के तौर पर आपका लोन्स को पे ऑफ करने के लिए, डेट्स की पे ऑफ करने के लिए आपका ये या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही सही तरीका था मनी का आना। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स परचेजिंग पावर, अहमियत हम बात कर रहे थे ना। तो मनी के अंदर क्या होती है, मनी के अंदर अपने आप में एक वो क्या है, स्टोर करके रखता है परचेजिंग पावर, जो फ्यूचर के अंदर क्या है, यूज़ की जाएगी। अगर आज आपके खाते में 50 लाख है तो इट मीन्स आपके पास बहुत बड़ी परचेजिंग पावर है। हम यही तो कहते हैं ना, फ्यूचर क्या होगा कि आप पैसे बचा के रखें, क्योंकि फ्यूचर में कंजप्शन जो होने वाला है उसके लिए आपके पास परचेजिंग पावर पहले से होनी चाहिए। तो मनी अगर नहीं होती तो बार्टर के टाइम पर तो स्टोर ऑफ वैल्यू हो ही नहीं सकता, तो क्योंकि चीज़ें कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो सम टाइम फ्यूचर के अंदर आज का पैसा कल का भविष्य जो हम बोलते हैं वो यही चीज़ है। तो आप जो चाहे वो आपके घर हो गया आपका, या चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, ये एसेट्स रेंट जनरेट कर रही है, या आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, ब्याज आ रहा है, आपने कुछ कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट आ रहा है। तो वो प्रॉफिट ही क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि यस, आपकी जो परचेजिंग पावर है आपके पास, जो चाहे आप कितना भी पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगा, तो मनी अगर वैल्यू नहीं होती तो ना कोई प्रॉफिट मोटिवेशन होता, ना ही कोई फिर जो ये हम रेंट कमाते हैं वो भी सिनेरियो नहीं होता, सिर्फ एक्सचेंज ही होता है ना। तो दैट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड है, पैसा देना है, आज आप पेमेंट करते हैं, तुरंत 1 सेकंड के अंदर हो जाती है, लेस देन अ सेकंड। पहले नहीं था, पहले आप चीज़ों को साथ लेके चलेंगे अपने साथ, अगर आपको कहीं जाना है, कैटल्स को, ग्रेन्स को। लेकिन आज के टाइम पर मनी है तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू अच्छी है। मोबाइल बहुत ज़्यादा है, ये इमोबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज कंटीजेंट फंक्शंस, मीन्स दैट टू assume significance during the course of economic development of a country। मनी क्या बना, आधार बना दूसरे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का। क्योंकि अगर हम बात करें, ड्राफ्ट है, चेक है, तो वो तो बैक्ड बाय वैल्यू ना, वैल्यू ऑफ मनी, भाई कितने का ड्राफ्ट बनाना है या जो भी है, तो वो अपने आप में एक क्या थी, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू बैक्ड बाय क्या है, पैसे से है, जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, मनी फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करें कि जो मनी बहुत ही सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि एक नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स के पास जो है बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, बाकियों के पास बहुत कम जा रहा है, ताकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो फ्यू इंडिविजुअल्स के पास ना रहे, इसलिए क्या किया गया, इसीलिए जो एक मनी वैल्यू जो लाई गई, इसका यूज़ किया जाता है ताकि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रही वो क्या हो, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वट एवर एनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ प्रोवाइडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो मनी का नेशनल इनकम के अंदर, जो किन के हाथों में, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हाथों में, जो पर्सन्स काम कर रहे हैं
वो पॉसिबल कब हो पाया? जब क्या था, मनी एज अ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज आया। अगर मनी यूनिट वैल्यू नहीं होती तो हम इनइक्वालिटीज़ का भी पता नहीं कर पाते। मनी इज़ अ बियरर ऑफ ऑप्शन। अब हम कहते हैं कि इट मीन्स दैट एक्यूमुलेटिव वेल्थ इज़ द फॉर्म ऑफ मनी। वी कैन एक्सरसाइज आर ऑप्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। जब ज़रूरत होती है हम उससे मनी के बेसिस के ऊपर मनी को एज यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास अधिकार है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने का जब हमारा मन करे। सपोज़ आपने मनी बचाई है टीवी खरीदने के लिए, बट आपको अपने भाई बीमार है तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है, तो क्या होगा, आप वहाँ पर ऑप्शन रखेंगे ना कि प्रायोरिटी किसकी है। तो मनी बियरर ऑफ ऑप्शन है, वो प्रायोरिटी सेट करने के अंदर हेल्प करती है कि ज़रूरत ज़्यादा किस चीज़ की है। मनी सर्विस एज अ गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। मनी जो है वो क्या कहती है, एक फर्म जो है उसको बैंकरप्ट कब माना जाएगा? जब अपनी लायबिलिटीज़ को वो पूरा नहीं करती है या उसकी फर्म के एसेट जो है वो और व्हेन टोटल एसेट्स ऑफ फर्म्स आर ग्रेटर दैन इट्स टोटल लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटीज़ से ज़्यादा एसेट होने के बावजूद भी अगर मॉनेटरी लायबिलिटीज़ को फर्म पूरा नहीं कर पाती है तो वो बैंकरप्ट कहलाती है। तो इसीलिए सॉल्वेंसी को रिटेन करने के लिए हर एक इंडिविजुअल या बैंक या फर्म जो है वो क्या करती है, कैश कुछ पैसा रेडी रखती है व्हेन अगर कोई भी ऐसी कंटीजेंसी अराइज हो जाती है। तो एक तरह से मॉनेटरी डिपॉजिट्स भी हैं, वो क्या करेंगे, वो भी एक गारंटी है इन रिगार्डिंग अगर कोई इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आती है। तो ये पहले से पैसा पड़ा है तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई जो फर्म है वो बंद नहीं होगी, अदरवाइज़ तो क्या है वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, फ्यूचर में फिर और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मनी फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। अब हम बात करें कि कोई भी अगर पूंजी एक्सेप्ट करना चाहेगा तो वो मनी की फॉर्म में आसानी से पूंजी एक्सेप्ट करेगा। लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ मतलब कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि लिक्विड है, आसान है, बजाय कि आप उसे शॉप या लैंड या कोई हाउस दोगे। पैसा बहुत जल्दी, लक्ष्मी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। मनी फैसिलिटेट्स द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन होती है जहाँ पर सेटिस्फेक्शन होगा कि जहाँ खर्च कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज और उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अगर खर्च के इक्वेशन में आता, दैट इज़ इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो जब आपकी रुपी जो है वो वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन दे पाता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच यू आर इंटेंडिंग टू बाय, तो यस वो मनी की वजह से क्या है, इक्विलिब्रियम भी सेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मनी हम पहले ही बात कर चुके, जिस वजह से वो इजीली लिक्विडेट इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन क्या है आपकी, वो एक्सेप्ट होती है। तो मनी मच प्रोवाइड इक्विलिब्रियम in terms of what they had spent and what utility they had received। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू जहाँ हो जाता है, अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें, वो कंज्यूमर की बात थी, प्रोड्यूसर की बात करें तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट जहाँ मार्जिनल रिवेन्यू इक्वेट हो जाएगा, उससे जितना मिल रहा है उतनी कॉस्ट मार्जिनल वो पे कर रहा है और यूनिट प्रोड्यूस करके, तो प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम वहाँ सेट हो जाएगा। बात करें फ़ायदे क्या हैं मनी के, कहते हैं मनी के इकोनॉमिक्स की फील्ड में फ़ायदे, डायरेक्टली, इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड और इन फील्ड ऑफ नॉन इकोनॉमिक्स फील्ड्स के अंदर मनी की क्या इम्पोर्टेंस है। कहते हैं देखिए इम्पोर्टेंस, पहले हम बात करें इम्पोर्टेंस इन कंजप्शन। कहते हैं कंज्यूमर गेट्स हिज इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एक कंज्यूमर को जो पैसा मिलता है, इनकम मिलता है, वो मनी की टर्म्स में मिलती है और उससे वो क्या होता है, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। तो कंज्यूमर
अपने इनकम को वहाँ ख़रीदता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, अपने पैसों को वो खर्च करेगा इन दैट वे दैट रेशो बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो सभी कमोडिटीज़ जो परचेज कर रहा है वो सेम, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट काइंड ऑफ जो आपकी कमोडिटी थी उसका प्राइस और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जब इक्वेट हो जाएगी सेकंड के प्राइस और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के, और थर्ड का जो प्राइस पे कर उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के, और इज इक्वल टू मतलब वो n नंबर तक चलता रहेगा। ठीक है, तो वो क्या है, जहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा, जब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी होगी, सभी से क्या मिल रहा होगा इन टर्म्स ऑफ रुपी, उसको मैक्स सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा होगा वो सब इक्वेशन में चला जाएगा, वहाँ पर वो क्या है सेटिस्फाई होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन, अब प्रोड्यूसर कहाँ पर आपका सेटिस्फाई होगा इन टर्म्स ऑफ जो वो मनी प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो वो मनी की वजह से क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो करेगा, और पैसा होगा तो वो स्पेशलाइजेशन भी कर पाएगा, और वो सही तरीके से स्किल्ड बेसिस जो स्किल्ड लेबर है उनका भी क्या है डिवीज़न कर पाएगा। और तो मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्सेज रेशो बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड फैक्टर प्राइस शुड बी द सेम फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स कि जहाँ पर जितना फैक्टर प्राइस वो पे कर रहा है और उससे जो उसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिल रही है, जब वो सभी जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहा है जिस तरह का जहाँ वो उसे क्या मिलेगी सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी जो उसे बढ़ी हुई मिल रही है जितना वो खर्च कर रहा है, जब वो इक्वेशन में आ जाएगी वो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक तरह से वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मीन्स कि जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा। प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जहाँ पर वो जितना प्रोडक्शन कर रहा है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्शन चीज़ों का वो कर रहा है, हर फैक्टर प्राइस से मिलने वाली प्रोडक्टिविटी दूसरे से फैक्टर प्राइस जितना पे कर रहा है उससे मिलने वाली प्रोडक्टिविटी, जब वो सारी इक्वेट हो जाएंगी तो वो क्या है, वो प्रॉफिट की सिचुएशन में, मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाएगा। इसीलिए मनी की ये इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इन एक्सचेंज, मनी क्या है, प्राइस मैकेनिज़्म का आधार है, और मनी से फैसिलिटी क्या होती है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन, मनी की वजह से या फ्यूचर ट्रांजैक्शन कर पाते हो, और क्या ट्रेड को, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा पाते हो। ठीक है, तो मनी ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप क्या है चीज़ों को खरीद फरोख्त कर पाते हैं। इम्पॉर्टेंस इन ट्रेड, मनी है तभी क्या हो पा रहा है, व्यापार हो पा रहा है। अगर मनी एज अ मीडियम ऑफ ट्रेड नहीं होता इंटरनेशनली और नेशनली, बार्टर की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता, और क्योंकि मनी है इस वजह से आज क्या चल पा रहे हैं, ट्रेड चल पा रहा है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, ड्राफ्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से ही आपका क्या है एक्सपेंशन भी हो रहा है। मनी है इस वजह से क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो फैक्टर जो प्राइस है, ये फैक्टर इनकम है, उसको भी कर पा रहे हैं। जैसे लैंड के लिए रेंट पे करना है, ब्याज पे करना है, पूंजी जो ली है, लेबर को वेजेस पे करना है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे करना है, वो सब क्या है मनी के फॉर्म में ही हो पा रहा है। तो क्योंकि अगर मनी ना होती है, बार्टर सिस्टम होता, तो फिर हम फैक्टर शेयर कैसे करते कि जो फैक्टर इनकम टोटल है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। इसलिए मनी जो है वो की इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मनी इम्पोर्टेंस इन पब्लिक फाइनेंस, मनी की वजह से ही क्या हो पा रहा है, वेलफेयर हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट आज क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है कि उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना होगा, खर्चा कितना होगा। तो ये क्यों हो पाता है, मनी की वजह से ही होता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है आपका, कि जब बार्टर सिस्टम था तो आप सेविंग की तो बात कर ही सकते थे, लेकिन जब मनी का सिस्टम आया तो सेविंग भी आई, इन्वेस्टमेंट भी आया।
तो इंडिविजुअल्स तो कुछ मनी जो है इंडिविजुअल कंज्यूम करता है, स्पेंड करता है। जो कंज्यूम करता है वो तो कंजप्शन में गई, जो स्पेंड नहीं करता वो क्या हुई आपकी सेव की, और सेव की यानी कि खर्च नहीं की, और जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट बनती है, और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी जो ऑलरेडी है उसके अंदर और बढ़ोतरी, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और इकोनॉमिक्स की फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, बट वो डायरेक्टली थी या इनडायरेक्टली थी, बार्टर से छूट मिल गई, फ्रीडम मिल गई। इकनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है कैसे प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, मनी है ना, उसको पता है मनी कहाँ से, मुझे ROI पता है, तो मैं जहाँ पे अच्छा रिटर्न होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट जहाँ है, जहाँ मार्केट अच्छी है, मैं वही प्रोड्यूस करूँगा। कितना प्रोड्यूस करूँगा मुझे पता है कि एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, कौन प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए प्रोड्यूस करूँ, कंज्यूमर की पॉकेट के अकॉर्डिंग ही मैं एक प्रोडक्ट को बना रहा हूँ। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, मनी था, उसका सोल्यूशन मनी ने कर दिया। बेसिस ऑफ क्रेडिट, अगर मनी नहीं होती तो क्रेडिट क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं था। बार्टर सिस्टम के अंदर हम कैसे लोन जनरेट करते, है ना। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मनी है, पर कैपिटा इनकम सिम्टम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। GDP सिम्टम है, कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक डोमेस्टिक इकॉनमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। नेशनल इनकम, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, वो किस फॉर्म में आएंगे, वो सारे मनी के फॉर्म के अंदर ही तो आएंगे ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक इंडेक्स जो है वो क्या है, मनी है। इसके बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप बयां या मेजर कैसे करेंगे, मापदंड कैसे किया जाएगा उसका। इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, मनी मोबाइल है, मतलब मोबिलिटी उसकी ज़्यादा है। इट मीन्स इट हेल्प्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम लेस प्रॉफिटेबल एंड लेस यूजफुल वेंचर्स, कम यूजफुल वेंचर्स से, या जो लेस प्रॉफिटेबल जो जगहें हैं वेंचर्स से विड्रॉ करके, और उसका एप्लीकेशन वहाँ कर दिया था जहाँ पे प्रॉफिट उनसे ज़्यादा मिलेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट या पूंजी कम प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट वाले एरियाज़ के अंदर डाल दी जाती है, इससे क्या होता है, नेशन भी ग्रोथ करता है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि प्रॉफिटेबल वेंचर्स तो वही होंगे ना जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा की जा रही होगी। तो बेटर तरीका क्या है, वहीं पर पैसा डालना, पूंजी को वहीं लगाना जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये क्यों हो पाया, मनी की वजह से हो पाया। मटीरियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है हैज़ इंक्रीज इन, कहते हैं इन्वेस्टमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो बड़ी क्यों है इन फील्ड ऑफ इकनॉमी, क्योंकि जो सारी फील्ड्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, ट्रेड है, वो ग्रोथ किस वजह से कर पा रही है, मनी की वजह से कर पा रही है। मनी इन्वेस्ट की जाती है, जिससे क्या होता है, लोग और ज़्यादा हार्डर काम करते हैं, है ना, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होता है। तो मनी क्या है, मटेरियल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इंसेंटिव है। मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर जो है आज के टाइम पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और अगर पैसा है तो पैसे से क्या है, डिफरेंट प्रोग्राम सरकार चला पाती है, पंचवर्षीय योजना चला पाती है, एजुकेशन को प्रमोट कर पाती है, बिजली पानी सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर पाती है, तो उससे सोशल वेलफेयर भी होगा। नेशनल और इंटरनेशनल यूनिटी, अब हम बात करें इससे क्या होगा, मनी दैट हैज़ बीन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि पैसा, अगर हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, इंपोर्ट्स की बात करते हैं, अगर हम बात करें चाहे वो कुछ भी, अगर हम पेट्रोल भी हम कहें या जो भी गोल्ड वगैरह जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये क्यों किया जा रहा है, हर इंटरनेशनल जो है रिलेशंस अच्छे क्यों बनाए जाते हैं, ताकि पैसे के लिए ही है, इकनॉमी की है सारा। तो इसीलिए तो यूनिटी तभी आ पाती है, नेशनल और इंटरनेशनल यूनिटी, बिकॉज ऑफ जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं किस बेसिस के ऊपर है कि हमारा ट्रेड अच्छा चलता रहेगा, ट्रेड अच्छा चल रहेगा तो हमारी दोनों की इकनॉमीज़ के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ इकोनॉमिकली होती रहेगी और पैसा क्या है, बढ़ता रहेगा। तो अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो यूनिटी का स्टिमुलेटर कौन सा होता है, वो मनी ही होता है। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
की जो स्टेजेस हैं, चाहे आपकी बूम, रिसेशन, डिप्रेशन जो भी हैं आपकी, यानी कि जो इकॉनमी के अंदर टेक ऑफ स्टेज है और हाई मास जब कंजप्शन को बढ़ाना है, यानी कि तो हर एक स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है आपकी, सॉरी वो बिजनेस साइकिल वॉज डिफरेंट थिंग, बेसिकली ग्रोथ जो है एक इकॉनमी की उस वो डिफरेंट स्टेजेस पे होती है आपकी। तो जब इकॉनमी को टेक ऑफ करना होता है और जब उसको हाई कंजप्शन लेवल पर वो होती है, ठीक है, तो उस हर एक लेवल के ऊपर तो मनी का ही यूज़ होगा कि किस लेवल के ऊपर आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो व्यापार है वो बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट तकनीक को अच्छा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये ज़रूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, तो ये एक मनी आधार रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस पर। डिवीजन ऑफ लेबर एंड एक्सटेंट ऑफ मार्केट, मनी की वजह से फिनोमिनल देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स। मनी की वजह से क्या होता है, तो जितना मनी की वजह से क्या हो पाया, मार्केट्स बड़ी हैं, काफ़ी एक्सपैंड की हैं, बहुत अच्छे क्या कहते हैं, बहुत अच्छे क्वांटम और बहुत अच्छा राइज हुआ मार्केट एक्सपेंशन में, क्योंकि इससे क्या हुआ, डिवीज़न ऑफ लेबर भी अच्छा हो पाया और जितना ज़्यादा मैकेनाइजेशन की, जितनी ज़्यादा टेक्निक अच्छी आई है, पैसा ज़्यादा खर्च वहाँ पर किया गया है, तो उससे क्या हुआ है, डिवीज़न ऑफ लेबर बेटर आया है, आपका फैक्टरीज और प्रोडक्शन को भी फ़ायदा हो रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो लोग भी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक कैसी चाहिए, स्किल कैसे चाहिए, वो भी अपने आप को क्या है एक तरह से मैकेनाइजेशन के तौर पर अपने आप को एनहांस कर रहे हैं। टेक्निक के साथ साथ हमें चलना है। टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, देखिए इसमें इट डजंट एक्सटेंड अदर्स टू मेक मनी, तो ये एक तरह से रेस हो जाती है, देयर इज़ अ मैड रेस ऑफ मेकिंग मनी बाय फेयर और फोकल मीन्स। अब मनी, सॉरी इसमें हम यहाँ बात कर रहे थे, दैट वाज डिफरेंट पेज। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी नॉन इकोनॉमिक फील्ड्स, कहते हैं नॉन इकोनॉमिक फील्ड्स की अगर हम बात करें तो सोशल जो आपका फ्यूडल सिस्टम था जिसमें हम बंधुआ मजदूर रहते थे, या यूरोप कल्चर में भी था पहले, ऐसे यहाँ पर भी बहुत टाइम तक रहा है, तो स्लेव्स के सिस्टम से हम क्या है, आज़ाद हो चुके हैं, ये फ़ायदा हुआ जो नॉन इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। पॉलिटिकल फील्ड्स के अंदर हम बात करें, टैक्स से जो मनी के तौर जो हम टैक्स देते हैं, और पेमेंट ऑफ टैक्सेशन इन दैट फॉर्म ऑफ मनी इवोक्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मासेस, अमंग द लोगों के जो जहन में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं तो हमें भी अधिकार होता है जानने का उस पैसे से हो क्या रहा है। तो हम क्योंकि अर्न करते हैं और पैसे की वैल्यू पता है, तो हमें पता है कि जो इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल जो ट्रेड्स चल रहे हैं, रिजीम्स लाई जा रही हैं, तो वो हम उसके रिगार्डिंग भी अवेयर होना शुरू हो गए हैं, तो वो मनी जो है वो दिमाग भी खोल देती है। और फील्ड ऑफ आर्ट, एक तरह से मनी इनकरेज करती है कि हम आर्ट को भी क्या है, डेवलप करें। अच्छा, और क्योंकि हम इसमें क्या है, और ख़ासकर वर्क ऑफ जिस तरह से हम स्कल्पचर्स बनाते हैं, मधुबनी आर्ट, पेंटिंग्स, ठीक है, तो वो भी काफ़ी प्रमोशन हुआ है उसका, क्योंकि उनको भी क्या है, एक वैल्यू मिली है, मॉनेटरी अवार्ड्स मिलते हैं उन्हें, ठीक है, तो मॉनेटरी रिसीप्ट्स बाय आर्टिस्ट, वो भी क्या है आपका एक तवज्जो मिल रही है उनकी कला को। प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, किस चीज़ की, इविल्स हैं मनी के, वैल्यू जो है वो कई बार स्टेबल नहीं रहती है, टाइम टू टाइम वैल्यू बदलती रहती है, क्योंकि हम बात करते हैं कि क्या है, जैसे हम इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही वैल्यू, कई बार आपकी रुपी एप्रिशिएट होता है जब आपके डॉलर एप्रिशिएट होते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है, प्राइस जब में क्या होती है, जब प्राइस इन्फ्लेशन सिचुएशन आती है, डिफ्लेशन आता है, तो बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन होती रहती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपका तो एक तरह से इकोनॉमिक इविल है, जिससे एक पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म फेस करने पड़ते हैं जब महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन, जब प्राइस हाइक हो जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम प्राइस फ्लक्चुएट तो होगा ही होगा,
जब डिफ्लेशन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हैम्पर करने लग जाती है, क्योंकि जब मंदी है तो डिमांड ही नहीं हो रही है। ट्रेड साइकिल वही बूम अप डाउन सब चलता रहेगा। ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स इसमें क्या है, जब मनी से क्या हुआ, वाइड रेंज ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ तो आपकी आई है, जिससे क्या होगा, लोन लेना आसान हुआ, उससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। इससे क्या होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन की ज़्यादा पूंजी आ गई तो ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन से एक लेवल के ऊपर आकर अगर डिमांड नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, आपका अनसोल्ड रहेगा स्टॉक, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जाएगी। तो इससे इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पे भी बैड इफेक्ट होगा। कहीं ना कहीं ओवर कैपिटलाइजेशन एक लेवल पर डिफ्लेशन ला देती है। इकोनॉमिक वेस्टेज भी है, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन्स लिए जाते हैं कई बार, और जिसका कोई रिटर्न जनरेट वो नहीं करते, और जिससे क्या है, बहुत से जनरल पब्लिक जो है वो क्या है, आपके इंडेप्ट हो जाते हैं, आपके कर्जदार हो जाते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अब क्योंकि हम बात करें, और सबसे बड़ी क्या है, बहुत लोग मोनोपोली के अंदर खेलते हैं, कुछ लोगों तक बहुत ज़्यादा पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लैक मनी की सिचुएशन भी इससे आपकी आती है, क्राइम भी बढ़ता है, क्योंकि टैक्स इवेड करते हैं तो ब्लैक मनी आएगी। सोशल लेवल क्या है आपका, मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हम, ये समस्या हो जाती है कि मनी ने हमें मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा बना दिया है, कि भाई जो पैसे वाला है वो ज़्यादा है, और इवन उससे हम इंटेलेक्चुअल वाले को क्या है, वो उस दूसरा जो है एक मनी फुल जो मोनेटरी टर्म्स में बहुत हायर है, वो क्या ओवर शैडो कर जाता है आपकी ट्रेडिशनल वैल्यू और ट्रूथफुलनेस को और फेथ को। टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट करना हम ज़्यादा शुरू कर देते हैं जब हम मनी मेकिंग के बिजनेस के अंदर आते हैं। हद किसी तरह से कुछ नहीं समझते किसी को भी। इंक्रीज इन इमोरल, गलत आदतें, चोरी चकारी शुरू आती है, चीटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, ब्राइब। पॉलिटिकल ईवल्स भी हैं, मनी, अब ये तो हम देख ही रहे हैं पॉलिटिकल रिपरकशंस कैसे हो जाते हैं आपके। अब बात करें डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर क्या है, रोल क्या रहेगा। कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंदर सीधी सी बात है, क्योंकि पूंजी जब हमारी यूएसए वगैरह, तो वहाँ पर बहुत तगड़ा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, बहुत पैसा जो है इकट्ठा हुआ है लोगों के पास। आपका प्राइस मैकेनिज़्म वहाँ ज़्यादातर क्या रहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिज्म जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो प्राइस मैकेनिज़्म के ऊपर बेस्ड होती है। वो क्या है, सारा मनी के थ्रू ऑपरेट करता है, दिमाग के डिमांड एंड फोर्सेस की वजह से। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, हाँ जी। अब क्योंकि अगर इससे क्या है कि सब कुछ मार्केट फोर्सेस से है, हाईली एक्यूमुलेटेड पैसा जो है बिजनेसमैन्स के पास है, तो क्या होगा वहाँ पर एक तरह से, और एक्सपेंशन करने के लिए इजीली वहाँ पर क्या है, लोन्स आसानी से मिल जाते हैं, तो वो एंटरप्राइजेस भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीली ऑपरेट करती हैं। कंज्यूमर बहुत सॉफ्ट स्वेच्छा से काम करते हैं, उनमें कोई प्रेशर नहीं है, प्रॉफिट मोटिव रहता है वहाँ पर। इकोनॉमिक सिस्टम का जो कंट्रोल होगा वो बेसिकली सारा क्या रहेगा, प्रोडक्शन, कंजप्शन जो भी होगा वो मनी के थ्रू ही होगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर वो एक तरह से तो जो भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स उसकी रहती हैं, ट्रेड साइकिल्स की, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन की, वो बाय वे ऑफ मॉनेटरी रेगुलेशंस रिमूव की जा सकती हैं, बट जनरली वहाँ पर उनके अलग तरीके से रेगुलेशन होते हैं। वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी नॉट ओनली इन्फ्यूज़ लाइफ, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में मनी जान तो डाल देती है, बट रेगुलेट भी करते, कंट्रोल भी करते हैं उस सिस्टम को, प्रोडक्शन कंजप्शन को भी कुछ हद तक कंट्रोल करती है वो। अब क्या है आपका सेंट्रली प्लान या सोशलिस्टिक इकॉनमी के अंदर मनी, वो क्या बोलते हैं, जो सोशलिस्टिक इकॉनमी वो अननेसेसरी है मनी, वो ये कहते हैं। और वो क्या कहते हैं, या तब ये बात करिए कंबोडिया वगैरह, या अगर हम बात करें चाइना वगैरह की, कहते हैं उसने क्या बोला कि कुछ व्यू थे, कार्ल मार्क्स कहता है मनी अननेसेसरी है, एक व्यू कहता है आपका मनी जो है वो नेसेसरी है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जो अगर हम सोशलिस्ट इकॉनमी की बात करें, जहाँ पे सारा ही गवर्नमेंट का रूल है आपका, या
कैपिटल फॉर्मेशन की बात वहाँ पर आती है सोशलिस्टिक इकॉनमी के अंदर। कहते हैं वहाँ पर सारा जो है प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से यूज़ किया जाता है, और जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर वो कन्वीनियंटली अफेक्टेड होते हैं मनी के थ्रू ही आपकी। और मनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम के लिए चाहिए, मनी जो है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए भी चाहिए। उन्होंने ये कहा मनी पेमेंट के लिए भी नेसेसरी है, मनी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी नेसेसरी है, मनी फॉरेन ट्रेड के लिए नेसेसरी है। मिक्स्ड इकॉनमी की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मनी बहुत ज़रूरी है आपकी, चाहे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ, लेबर वगैरह, चाहे क्रेडिट क्रिएशन हो, चाहे क्योंकि मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन से ही आपका क्या होगा, रिसोर्सेज जो है वो सही जगह पर जाएंगे पैसा। तो मनी जो है वो रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होगा तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी। तो बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन भी ये पॉसिबल होगा, बाय वे ऑफ यूटिलिटी जनरेशन एफिशिएंसी ये भी पॉसिबल होगा। तो मिक्स्ड इकॉनमी जैसे हमारी इंडियन इकॉनमी है इसी के अंदर हमारी मनी की रिक्वायरमेंट बहुत है, सिग्निफिकेंट रोल है मनी का। इकोनॉमिक प्लान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, प्राइस को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलेशंस के साथ ही मनी को क्या है एक जो सप्लाई है रेट की वो क्रिएट की जाए। फॉरेन एक्सचेंज के लिए पैसे का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मनी को स्टेबल करना, इसलिए जब स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट करना बहुत ज़रूरी है तो मनी का फ़्लो भी बहुत ज़रूरी है। तभी मॉनेटरी पॉलिसी या जो फिस्कल पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं, या हम बात करें डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी किया जाता है ताकि फॉरेन एक्सचेंज भी स्टेबल रह सके। मोनेटाइज सेक्टर और नॉन मोनेटाइज सेक्टर जो हैं वो भी उनके डेवलपमेंट के लिए भी मनी रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है। चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे टेरिटरी है, तो वो दोनों सभी सेक्टर्स के लिए वो ज़रूरी है। पैसा तो ज़रूरी है हर सेक्टर के लिए, और यूटिलाइजेशन करने के लिए पूरे कंट्री के रिसोर्सेज का बहुत ज़रूरी है मनी।